तो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है, तो उसका जो ये बेस होता है ना, वो रूल ऑफ लॉ ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी विच रिफर टू अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ द मैन। तो इस सिंपल से ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं करेगी। उसे जो भी काम करने होंगे वो लॉ के बेसिस पे काम करने होंगे। यानी कि इसमें सुप्रीम क्या है, लॉ है। यानी कि जो भी काम होंगे वो लॉ के दायरे में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपोज टू आर्बिट्रेरी पावर्स। आर्बिट्रेरी पावर्स मतलब होता है कि मनमानापन जो होता है वो इसके अगेंस्ट काम करता है रूल ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी अपने मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है, उसे लॉ के हिसाब से सारे काम करने होंगे। अब ये जो डॉक्ट्रिन थी, वो डॉक्ट्रिन सबसे पहले जो ओरिजिनेटर थे इस डॉक्ट्रिन के वो थे एडवर्ड कुक। और एडवर्ड कुक के बाद जो ये प्रिंसिपल था, इसको जो एवी डाइसी थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अब इसमें मेनली 3 प्रिंसिपल हैं रूल ऑफ लॉ के। ठीक है, तो एविडाइसी ने ये फॉर्मुलेट किए थे 3 प्रिंसिपल। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि 3 प्रिंसिपल में क्या है, और यही एक रूल ऑफ लॉ की पूरी समरी है। ठीक है, तो जो इसका पहला प्रिंसिपल है वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये सिंपल सा आप यहाँ पे नाम से ही देख रहे हो कि लॉ क्या है, सुप्रीम है। इट मीन्स दैट द लॉ रूल्स ओवर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द पर्सन्स एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ। तो ये कह रहा है कि जो लॉ होता है वो सारे लोगों पे लागू होता है, और उन लोगों पे भी लागू होता है जो उन लॉज को बना रहे हैं या फिर उन लॉज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ए मैन शुड ओनली बी पनिश फॉर द डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। तो इस सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में ये कहा गया है कि एक इंसान होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी सजा मिलेगी जब उसने कोई डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ किया, या जब उसने कोई पर्टिकुलर कानून तोड़ा है। यानी ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट की मनमर्जी आए तो किसी भी चीज़ के लिए किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप पनिशमेंट उसे तभी दे सकते हैं जब उसने कोई पर्टिकुलर कानून तोड़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फर्दर जो डाइसी हैं वो कहते हैं कि डिस्क्रिशन हैज़ नो प्लेस वेयर देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। जहाँ पे भी लॉ सुप्रीम होगा, जहाँ पे लॉ को हम मानते होंगे सबसे ऊपर लॉ है, वहाँ पे डिस्क्रिशन का डिस्क्रिशन के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। डिस्क्रिशन यानी कि मेरी इच्छा पे, मतलब मेरे इच्छा अनुसार मैं किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी सजा या कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप उस जहाँ पे लॉ होगा, लॉ के हिसाब से आप किसी को पनिशमेंट या कुछ भी कार्यवाही उस पर करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम डिस्क्रिशन इज अ लिंक टू आर्बिट्रेरीनेस। यानी कि कह रहा है कि जो डिस्क्रिशन होती है वो किसको बढ़ावा देती है, आर्बिट्रेरीनेस को, यानी मनमानेपन को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी लोग क्या हैं, लॉ के सामने क्या है, बराबर हैं। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। सभी लोगों को क्या होंगे, सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे लॉ के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई किसी ने मर्डर किया है, किसी गरीब ने मर्डर किया तो उसे जेल हो गई, और किसी अमीर ने मर्डर किया तो उसे जेल नहीं हुई। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डाइसिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन अदर वर्ड्स एवरी मैन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रैंक, यानी कि वो किसी भी रैंक का हो, किसी भी पोजीशन पे हो, वो क्या है, जो ऑर्डिनरी लॉ, जो कॉमन लॉ, जो इस एक कंट्री के हैं, एक टेरिटरी के हैं, वो जो कॉमन लॉ है, उन्हीं लॉ से सभी लोग बराबर ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोर्ट उनके लिए बनाई जाएगी, जो मतलब स्पेशल लोग हैं, चाहे अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं या पावरफुल लोग हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। सभी लोग, जो ऑर्डिनरी कोर्ट होती है, जो नॉर्मल कोर्ट होती है, उन सभी में क्या होंगे, उनका ट्रायल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम स्पेशल लॉ एंड स्पेशल कोर्ट्स इज अ थ्रेट टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। तो ये कह रहा है कि इक्वलिटी तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ना, जहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि कोई अमीर है, कोई सपोज कोई पैसे वाले लोग हैं, जैसे कि किंगफिशर का ये भागा था, मैं नाम भूल गया अभी इनका, विजय माल्या। हाँ, विजय माल्या सपोज बहुत पैसे वाला था और वो पैसे लेके भाग गया इंडिया से। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पैसा है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी कि विजय माल्या बोलेगा जी नहीं जी हमारे लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, कि हम, समझ रहे हो तो आप, कि उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम पैसे वाले हैं तो हमारे लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। ठीक है, नहीं, वो भी सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी कोर्ट ही होगा। जिस प्रकार एक गरीब इंसान एक कोर्ट में जाता है, उसी प्रकार एक जो पैसे वाला आदमी है या कोई पॉलिटिकल पर्सन है वो भी कोर्ट में उसी तरह
उसका ट्रायल होगा, ठीक है। और ये इक्वलिटी के लिए थ्रेट है। अगर हम उनके लिए स्पेशल लॉ बनाते हैं या फिर स्पेशल कोर्ट अलाउ करते हैं तो ये इक्वलिटी के खिलाफ होगा, और ये जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें इक्वलिटी नहीं रह पाएगी, और फिर क्या होगा, समाज में अस्थिरता बनी रहेगी। देयरफॉर ही इज़ ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी द सेम सेट ऑफ लॉ। तो वही कहते हैं, जो डाइसी कहते हैं कि उनके हिसाब से मतलब कि सभी लोगों के लिए सेम सेट ऑफ लॉज होने चाहिए, ठीक है, और सभी लोग सेम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आएंगे, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। तो प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट ये तीसरा प्रिंसिपल है। तो तीसरा प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जैसे कि हमें कई राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए होते हैं, बट ये काफ़ी नहीं होते हैं। प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमें राइट्स दिए गए हैं, लीगल राइट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करे, और जो कोर्ट्स होती हैं वो उन्हें एनफोर्स करने में मदद करे, ठीक है। तो यही प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू डाइसी, फॉर द प्रिविलेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए, देयर शुड बी एन एनफोर्सिंग अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो लॉज को एनफोर्स कर पाए, एंड दैट अथॉरिटी ही फाउंड इन द कोर्ट्स। और उसने किस में देखी, कि कोर्ट्स में उसने वो पावर देखी कि कोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है, एक इंस्टीट्यूशन है जो लॉज को फॉलो करवा सकती है। He believed that the courts are the enforcer of the rule of law and hence it should be free from the impartiality and external influence। और फिर डाइसी का ये मानना था कि कोर्ट ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फोर्स करा सकता है, एनफोर्स करा सकता है लॉज को, और इसलिए जो कोर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी इम्पार्शियल होने चाहिए और उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल दबाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है, ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की, ठीक है। तो जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में लागू होता है। ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सुप्रीम है, और जो गवर्नमेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। एक बहुत ही लैंडमार्क केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें ये कहा गया है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की मेरिट्स की। तो ये पहला जो इसका पॉइंट है वो है असिस्ट इन लिमिटिंग द पावर्स दैट बी एडमिनिस्ट्रेड। तो ये कह रहा है कि जो ये रूल ऑफ लॉ होता है वो पावर्स को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है कि कौन किसकी पावर कितनी होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझने में, उसके डेवलपमेंट को कैसा हुआ उसको समझने में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड पॉइंट है एक्ट एज अ टेस्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो जो एक्शंस लेती हैं वो विद इन द लॉ करती हैं, नहीं करती हैं, तो उसको भी टेस्ट करती है। इसके डिमेरिट्स हैं, हिज व्यू वॉज नॉट फुली एक्सेप्टेड। रूल ऑफ लॉ का जो व्यू थे, जो व्यू पॉइंट थे, वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किए गए। फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री विल एंड अनकंट्रोल्ड पावर। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो जो रूल ऑफ लॉ है वो फेल हुआ था उनके हिसाब से कि फ्री विल क्या होती है और जो अनकंट्रोल्ड पावर होती है उसको डिफ्रेंशिएट करने में रूल ऑफ लॉ फेल हुआ था। थर्ड पॉइंट है कि इट वाज ही डज नॉट फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुल ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव इन फ्रांस, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीनों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको रूल ऑफ लॉ समझ में आना चाहिए, मेन जो वो है। अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी को 7 प्रिंसिपल में यहाँ पे दिखाया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर। रूल ऑफ लॉ में क्या आता है, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा, ऑर्डर। फिक्स्ड रूल होंगे एंड रेगुलेशन होंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ होगा, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। एलिमिनेट द आइडिया ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मैंने आपको बताया कि जो अपनी खुद की मन मर्जी इच्छा होती है उसको एलिमिनेट करता है रूल ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयरनेस होगा इसमें। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, यानी कि जो भी एक्शंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेगी उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि क्या इन्होंने लॉ के हिसाब से कोई भी काम किया है या नहीं किया है, ठीक है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल ऑफ लॉ जो मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें 1-2 केस लॉ आप लिख सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है।
लास्ट पॉइंट है प्रेफरेंस फॉर द जजेस एंड द कोर्ट ऑफ लॉ टू एग्जीक्यूट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो मतलब ये जो रूल ऑफ लॉ है उसने मतलब जो पावर दिया है किसको प्रेफरेंस दिया है, जजेस को दिया है, ताकि वो जो लीगल स्पिरिट है उसको मेंटेन कर पाए, जज और कोर्ट को। ठीक है, तो आई होप आपको रूल ऑफ लॉ समझ में आ गया होगा।